हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है ऑडिट कमेटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। इस चैप्टर में हम दो मेन एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। नंबर वन, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 177। सेक्शन 177 डील करता है ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस को, जिसके अंदर किन कंपनीज में ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट है, ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा, ऑडिट कमेटी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी, ऑडिट कमेटी के फंक्शंस, रोल, पावर, विजिल मैकेनिज्म, ये सब चीजें सेक्शन 177 में हम कवर अप करेंगे। देयर आफ्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दूसरी रिक्वायरमेंट जो सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के अंदर है। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के रेगुलेशन नंबर 15 से लेकर रेगुलेशन नंबर 27 के अंदर मेन कॉन्सेप्ट दिया गया है सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। रेगुलेशन नंबर 15 बताती है किन एंटिटीज के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशंस अप्लाई होंगी। रेगुलेशन नंबर 16 के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं। रेगुलेशन नंबर 17 से लेकर रेगुलेशन नंबर 27 में इसकी सारी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग कवर अप करना है हमें सबसे पहले तो, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। दो वर्ड इसके अंदर यूज किए गए हैं। नंबर वन, कॉर्पोरेट मींस कंपनीज एंड अदर एंटिटीज जो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर मींस जहां पर मेंबर्स एंड अदर जो कंपनी है, अदर स्टेक होल्डर्स है, उन सब के बीच में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जाता है। नंबर दो, गवर्नेंस मींस जो पर्सन गवर्निंग रोल के अंदर आ जाता है, मींस जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरसाइट फंक्शंस की। दोज पर्संस, जैसे आप एसए 260 में पढ़ते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, दो चार्ज्ड विद गवर्नेंस, वो पर्सन जिनको गवर्निंग रोल के अंदर रहना है और एंटिटी के गवर्नेंस फंक्शन को इंश्योर करना है। सो एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक कॉर्पोरेट एंटिटी को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर अपनी एक्टिविटीज को गवर्न करना है टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, तो हम कहेंगे दिस सिस्टम इज नोन एज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या हो गया? एक ऐसा सिस्टम थ्रू विच द कंपनीज आर बीइंग डायरेक्टेड एंड गवर्न बाय whom? मैनेजमेंट। अब यहां पर एसए 260 वाला मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी का डिफरेंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर एक पॉइंट क्लियरली हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी में बी वन एंड द सेम पर्सन। कौन से पर्सन गवर्निंग रोल में है वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 260 ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड अपॉन द ड्यूटीज, फंक्शंस, पावर्स दैट आर बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द मैनेजरियल पर्संस। सो यहां पर इस चैप्टर में इन जनरल मैनेजमेंट वर्ड भी मिल जाएगा, तो मैनेजमेंट भी गवर्निंग बॉडी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड अदर्स so as to ensure better management, timely financial reporting, greater transparency and corporate fairness। so एक सिस्टम जिसके थ्रू एक कंपनीज को उसकी मैनेजमेंट डायरेक्शन दे रही है, मैनेज कर रही है, किस पर्पस के लिए? अपने ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट फेयरनेस का, ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का, बेटर मैनेजमेंट का, इन चीजों को इंश्योर करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने की किन पर्संस के पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। लीगल फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लीगल फ्रेमवर्क इस चैप्टर के दो मेन एस्पेक्ट उन्हीं के अंदर है। नंबर एक, सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड नंबर दो, रेगुलेशन नंबर 15 टू रेगुलेशन 27 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। जब हम रेगुलेशन 15 को पढ़ेंगे तो रेगुलेशन 15 के अंदर हमें एप्लीकेबिलिटी मिलेगी, कौन सी कंपनीज के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशंस अप्लाई होंगी।
जब हम रेगुलेशन नंबर 27 की बात 16 की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी, लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, मटेरियल सब्सिडियरी की, ऐसी कुछ डेफिनेशंस है सीनियर मैनेजमेंट की जो हमें रेगुलेशन नंबर 16 से मिलेंगी। देयर आफ्टर 17 से लेकर 27 तक इसकी मेन रेगुलेशन है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बताई गई है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क as provided in SEBI LODR regulations 2015 involves following issues. Number 1, board of directors इसकी composition, remuneration etc. रेगुलेशन नंबर 17 के अंदर है। रेगुलेशन नंबर 18, कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, रेगुलेशन 18 के अंदर आ जाता है। Setting up and role of nomination and remuneration committee, regulation 19. Setting up and role of stakeholder relationship committee, regulation number 20. Setting up and role of risk management committee, regulation number 21. Vigil mechanism, regulation number 22. कुछ डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है जो रेगुलेशन नंबर 23 के अंदर फॉल कर जाती है। मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडियरीज, रेगुलेशन नंबर 25 के अंदर कवर अप होती है। ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट, रेगुलेशन नंबर 25 एंड 26 के अंदर है। रेगुलेशन नंबर 27 में अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस रिपोर्ट की बात की गई, रिलेटेड पार्टी के कुछ डिस्क्लोजर्स की बात की गई। नाउ यहां पर मैंने कोई रेगुलेशन वाइज इन सब चीजों को कवर अप नहीं किया है, जैसे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल ने पॉइंट्स दे रखे हैं वैसे मैंने आपको बताए, लेकिन जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो वहां पर हम एक एक रेगुलेशंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रेगुलेशन नंबर 15 आएगी, रेगुलेशन नंबर 16 तो डेफिनेशन की है, रेगुलेशन 17, 18, 19, 20, एक एक करके हम इन सारी रेगुलेशंस को कवर अप करेंगे। सो रेगुलेशन 15 आपको पता होना चाहिए एप्लीकेबिलिटी का है। रेगुलेशन नंबर 16 डेफिनेशंस का है। बस ये दो रेगुलेशंस, इनके अंदर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई गई। जितनी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्राइमरीली रेगुलेशन नंबर 17 से लेकर रेगुलेशन नंबर 27 में कवर होती हैं। तो हो सकता है आपको कुछ जगह पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेफरेंस में रेगुलेशन 15 to 27 लिखा हुआ मिले, हो सकता है कुछ जगह पर आपको 17 to 27 लिखा हुआ मिले। 15 एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई। रेगुलेशन नंबर 16 वो डेफिनेशंस का है, उसके अंदर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई। तो आप कहना चाहें 15 to 27 कह लें, अदरवाइज 17 to 27 कह सकते हैं। नाउ इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिनके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे रेगुलेशन नंबर 36 इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, शेड्यूल नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में, पार्ट बी में सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन, शेड्यूल नंबर 5 के पार्ट नंबर ई में कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये यहां पर मैंने जितने मेन पॉइंट्स हैं एंड प्राइमरीली हमारे सिलेबस का पार्ट है उन सबको कवर अप किया, और स्टडी मटेरियल ने भी इन सारी रेगुलेशंस को एज सच कवर अप किया हुआ है। एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं चीजों पर था, व्हाट आर द इश्यूज एड्रेस्ड बाय द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब क्वेश्चन देखेंगे बुक के अंदर तो नवंबर 15 में ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मैटर्स एड्रेस्ड इन सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जितने भी ये मैटर्स हैं, ये सारे के सारे मैटर हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। इसमें से एक तो हम आज ही कवर कर लेंगे, रेगुलेशन नंबर 15, ये हम आज कवर अप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में रेगुलेशन 17, 19, 20, 21 जितनी बाकी कमेटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, और बची हुई सारी रिक्वायरमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लास्ट लेक्चर में लेंगे। इन टोटल हमारे 3 लेक्चर लगभग इसके ऊपर लगेंगे। नो तो अब इन पॉइंट्स की डिस्कशंस में मैं नहीं जा रहा अभी, क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक एक करके कवर अप करने हैं। तो आज के लिए सिर्फ आप एक पॉइंट को याद रखना, पॉइंट नंबर डी,
कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, ये रेगुलेशन मैं आज आपको कवर अप कराऊंगा, रेगुलेशन नंबर 18। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कशन रेगुलेशन 17 की, 19, 20, 21 और इसके साथ 17, 17A, 25 एंड 26 इनको कवर अप कर लूंगा। देयर आफ्टर लास्ट लेक्चर में कोड ऑफ कंडक्ट 26, रेगुलेशन 22, विजिल मैकेनिज्म और जितनी बाकी रेगुलेशंस हैं और शेड्यूल 2 एंड 5 की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कवर अप कर लेंगे। तो क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करने हैं तो अभी इस लिस्ट को एज सच डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, बट ये एक लिस्ट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। नवंबर 15 के एग्जाम में ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से कोई भी 8 पॉइंट्स अपने आंसर में रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जब पॉइंट वाइज आप आंसर देते हैं तो मानकर चलिए 1 पॉइंट हाफ मार्क्स का होगा। यदि आप एक्सप्लेनेशन देते हैं साथ में देन 1.1 मार्क का होता है। लेकिन जो ये क्वेश्चन था व्हाट आर द मैटर्स एड्रेस्ड बाय द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, तो वहां पर आपको पॉइंट्स में ही लिखना है, किसी पर्टिकुलर रेगुलेशन की डिटेल में एज सच नहीं जाना है। एक तो ये टॉपिक हो गया हमारा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू कंपनीज आर बीइंग डायरेक्टेड एंड मैनेज्ड बाय हुम, मैनेजमेंट, किस लिए, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड अदर पर्संस, ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, टाइमली एंड रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट फेयरनेस, ग्रेटर मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए जो सिस्टम एक कंपनीज फॉलो करती है या ये कहीं उसकी मैनेजमेंट एक्सरसाइज करती है, तो उस सिस्टम को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नाम देते हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में 2 जगह पर है। नंबर 1 सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में एंड नंबर 2 सेबी LODR रेगुलेशंस 2015 की रेगुलेशन नंबर 15 से लेकर रेगुलेशन नंबर 27 के अंदर। रेगुलेशन नंबर 15 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस की बात करेगा। रेगुलेशन नंबर 16 डेफिनेशंस देता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, मटेरियल सब्सिडियरी की, सीनियर मैनेजमेंट की, एटसेट्रा। काफी सारी डेफिनेशंस हैं जो उसमें हमें देखने को मिल सकती हैं। एंड देयर आफ्टर फिर रेगुलेशन नंबर 17 से लेकर रेगुलेशन नंबर 27, इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स को बताया गया है। अब इसमें से एक रेगुलेशन का नंबर आपको याद रखना है आज, और वो है रेगुलेशन नंबर 18 ऑडिट कमेटी का। तो आज मैं आपको जो टॉपिक कवर अप करा रहा हूं उसमें एक तो सेक्शन 177 आ जाएगा कंपनी एक्ट 2013 का, जिसमें ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट्स की बात की गई है। एंड नंबर 2 पर जो डिस्कशन आएगी वो होगी रेगुलेशन नंबर 18 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 2015 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक ऑडिट कमेटी। किन कंपनीज में ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट है, ये आप लॉ के अंदर भी पढ़ते हैं। लॉ के अंदर मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स का पूरा चैप्टर है, जिसमें सेक्शन 173 से लेकर 193 कवर्ड है। तो अब उन्हीं सेक्शंस में से एक सेक्शन 177 है जिसके अंदर ऑडिट कमेटी की डिटेल्ड रिक्वायरमेंट है। तो वहां पर भी आप पढ़ते हैं, यहां पर भी पढ़ते हैं, यहां पढ़ लीजिए वहां रिवाइज हो जाएगा, वहां पढ़ लीजिए यहां रिवाइज हो जाएगा। दोनों ही जगह ऑडिट एज वेल एज लॉ दोनों ही पेपर में इंपॉर्टेंट है, एंड पर्टिकुलरली ऑडिट के पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट, कौन सी कंपनीज के अंदर ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट है। द फर्स्ट वर्ड इज यूज्ड every listed public company, every listed public company, that means प्राइवेट कंपनीज में बेशक वो प्राइवेट कंपनीज लिस्टेड हैं, देन उनमें ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्ट हो सकती है? जी हां, प्राइवेट कंपनीज की सिक्योरिटीज को लिस्ट कराया जा सकता है, कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म के ऊपर। Every listed public company and other companies as prescribed
अब वर्ड यूज हो गया एज प्रिस्क्राइब। तो जो कंपनीज प्रिस्क्राइब की गई है, अब प्रिस्क्राइब कहां है, रूल 6। रूल 6 किसका, ऑफ कंपनीज मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014 का। और उस रूल नंबर 6 ने क्या कहा, जिन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है उन कंपनीज में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट के लिए रूल कौन सा चलता है, रूल नंबर 4 किसका, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014 का। तो रूल 6 किसका, ऑफ कंपनीज मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, एमबीपी रूल्स जो है। लेकिन उसने रेफरेंस दे दिया किसका, रूल नंबर 4 ऑफ व्हाट, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 का। तो उनकी अकॉर्डिंग कौन सी कंपनीज हैं जिनके अंदर ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी है, पब्लिक, अनलिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज तो हो ही गई सारी पब्लिक, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में भी ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब देखिए कौन कौन सी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, वो कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, या एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा है। यहां पर वर्ड यूज किया गया है एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर। एक्सीडिंग वर्ड लॉ में गलत आया हुआ है, बट जब तक लॉ से उसको हटाया नहीं जाता तो मैंने यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। एक्सीडिंग वर्ड नहीं होना चाहिए था, यहां पर 50 करोड़ और मोर होना चाहिए था, बट जैसा लॉ ने लिखा वैसा ही हमें लिखना है। जिन कंपनीज का नंबर 1 पेड अप कैपिटल 50 करोड़, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा का है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है, एंड एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स 50 करोड़ रुपीज से ज्यादा का है। अब पेड अप कैपिटल, टर्नओवर या ये लोन, डिपॉजिट, डिबेंचर किस समय के, एज एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किन कंपनीज में ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्वाइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडियरीज एंड द डोरमेंट कंपनीज के अंदर। आई थिंक अब ये प्रोविजन आपको ध्यान आ चुका होगा। ये सेम प्रोविजन आपने कहां पढ़ा है, कंपनी एक्ट के अंदर, जब आप सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर इसका प्रोविजन आता है। नाउ ये तो हो गई किन कंपनीज में ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं, ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा। ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए, एंड मेजॉरिटी मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। अच्छा, यहां पर वर्ड यूज किया गया है मेंबर। मेंबर, अब क्या शेयर होल्डर के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है मेंबर? नो, ऑडिट कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो कौन है, सारे के सारे डायरेक्टर्स हैं। ऑडिट कमेटी के मेंबर्स कौन है, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के लिए ही यहां पर वर्ड यूज किया गया है मेंबर। मेजॉरिटी मेंबर ऑडिट कमेटी के मेंबर हो कौन सकते हैं, सिर्फ डायरेक्टर्स। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मेजॉरिटी होनी चाहिए, एंड मेजॉरिटी मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन shall be the persons with the ability to read and understand the financial statement. मेजॉरिटी मेंबर्स को नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की, अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ये हो गई इसकी कंपोजिशन। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जैसे जैसे आप इन प्रोविजन को पढ़ेंगे, अब इन प्रोविजंस के कोरेस्पॉन्डिंग कुछ प्रोविजन आपको रेगुलेशन नंबर 18 के अंदर देखने को मिलेंगे। वहां पर कुछ डिफरेंस आ जाएंगे। जैसे सेक्शन 177 सब सेक्शन 2, ये क्या कहता है, ऑडिट कमेटी में मिनिमम कितने डायरेक्टर, 3। ओके, जब रेगुलेशन नंबर 18 आएगी वो भी कहेगी मिनिमम 3 डायरेक्टर। फिर इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी, लेकिन सेबी की रेगुलेशंस में आ जाएगा 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी shall be the independent director, and जिन लिस्टेड एंटिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स हैं
वहां पर तो सारे के सारे मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये तो डिफरेंस हो गया, जब हम 177 पढ़ रहे हैं तो प्रोविजन कुछ और है, सेबी की रेगुलेशन पढ़ेंगे तो कुछ और प्रोविजन आएगा, ऐसे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, कंपनी किसका कंप्लायंस करे। अब सिंपल सी बात है कि जो कंपनी लिस्टेड है उसको इसका भी कंप्लायंस करना है और इसका भी करना है। मींस ये वाली कैटेगरी, लिस्टेड वाली जो कैटेगरी है उसको इनका भी कंप्लायंस करना है और इनका भी करना है। तो इसके लिए करूंगा क्या, दोनों में से जिसका प्रोविजन हार्ड हो उसका कंप्लायंस कर दो, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। जैसे यहां पर कहा गया मिनिमम 3, यहां पर भी मिनिमम 3, यहां पर कहा गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी, यहां कहा गया 2/3, तो ठीक है ना, 2/3 का कंप्लायंस कर दोगे तो 50% से ज्यादा तो अपने आप कंप्लायंस हो जाएगा ना। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि बेशक कंपनी लॉ में और सेबी रेगुलेशंस के अंदर कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शंस है, बट ऐसी सिचुएशन में आपको दोनों ही प्रोविजन का कंप्लायंस करना है। दोनों में से जो प्रोविजन हार्ड है उसकी कंप्लायंस कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली कंप्लाई हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्या है कि जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उनके अंदर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सेबी की रेगुलेशंस किन पर अप्लाई होती है? ओनली ओवर द लिस्टेड एंटिटीज। यहां पर देखना क्या वर्ड आपको मिलेगा, लिस्टेड एंटिटीज। ऐसा क्यों? काफी सारी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं जो कंपनी नहीं है बट दे आर द कॉर्पोरेट्स, दे आर बीइंग रजिस्टर्ड अंडर देयर रिस्पेक्टिव लॉ। तो वो क्या है? कॉर्पोरेट है, कंपनी नहीं है, दे आर द बॉडी कॉर्पोरेट। तो जितनी भी एंटिटीज हैं, चाहे वो कंपनी है, फॉरेन कंपनी है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट है, आप उनको किसी भी कैटेगरी के अंदर रखें, लिस्टेड एंटिटी में सब कवर हो जाएंगे। जैसे LIC ऑफ इंडिया, दैट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। LIC ऑफ इंडिया वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है बट उनके शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पर, बनी क्या है? LIC ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर। सो LIC लिस्टेड एंटिटी में है, कंपनी की डेफिनेशन में नहीं है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सो यदि अब मैं इन कंपनीज की बात करूं जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैं, क्या इन कंपनीज के ऊपर सेबी एलओडीआर की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है? नो, इन कंपनीज पर सेबी एलओडीआर की कंप्लायंस की कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। इन कंपनीज को क्या करना है? ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है कि इन कंपनीज में 3 डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी के अंदर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मेजॉरिटी होनी चाहिए, मेजॉरिटी मेंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन मस्ट हैव द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट कमेटी के फंक्शंस क्या है ये आपको लर्न करने हैं। इनके अंदर समझाने वाला डिस्कशन का ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार आपको इनकी क्विक रीडिंग करा देता हूं। एवरी ऑडिट कमेटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन राइटिंग स्पेसिफाई कर रखा है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनका टर्म ऑफ रेफरेंस, जितने पीरियड के लिए ये कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को जो फंक्शंस असाइन किए हैं, तो ऑडिट कमेटी उन्हीं फंक्शंस के हिसाब से परफॉर्म करेगी और उनके फंक्शंस में विच शैल इंटर एलिया मींस बिसाइड्स अदर्स, जो बोर्ड बताएगा वो तो है ही, इसके अलावा ये होने जरूरी है। नंबर 1, रिकमेंडेशंस किस चीज की? फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ये तो आपको ध्यान आ रहा हो तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 11 के अंदर भी इसका एक प्रोविजन है कि कोई भी अपॉइंटमेंट कंपनी के अंदर होगी ऑडिटर की, देन इट शुड बी मेड ओनली आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमेटी इफ एनी। यदि कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो सो पहला काम रिकमेंडेशन देना बोर्ड को, किस लिए? फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, मॉनिटर करना एंड ऑडिट प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करना। अगेन ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन आ गया। एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज ऑडिटर रिपोर्ट देयर ऑन। ये
तीनों के तीनों पॉइंट, पहले 3 पॉइंट ऑडिट से रिलेटेड हो गए। नंबर 1 ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, उसका रेम्युनरेशन, उसकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन। नंबर 2 ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके ऑडिट प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को रिव्यू करना एंड मॉनिटर करना। एंड नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसके ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको रिव्यू करना, एग्जामिन करना। नंबर 4, 5, 6 ये 3 पॉइंट थोड़े अलग हो गए। कैसे? अप्रूवल और any subsequent modification of transactions of the companies with the related parties। जो related party transaction है सेक्शन 188 के अंदर, उनकी अप्रूवल। स्क्रूटनी ऑफ इंटरकॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, सेक्शन 186 इंटरकॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का, उनकी स्क्रूटनी। वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग, सेक्शन 247 में वैल्यूएशन का प्रोविजन है। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की अप्रूवल ऑलरेडी अप्रूवल हो चुकी है, उनमें कोई मॉडिफिकेशन होनी है तो उस मॉडिफिकेशन की अप्रूवल। नंबर 2 पर इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की स्क्रूटनी। एंड नंबर 3 पर वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग। अब देखो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन्होंने एंटर नहीं करनी, इनको अप्रूव करना है। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट इन्होंने अप्रूव नहीं करना, इन्होंने उसको स्क्रूटनी करना है। स्क्रूटनी मतलब बोर्ड ने अपनी पावर के अंदर रहकर, कंपनी लॉ की कंप्लायंस के अंदर रहकर काम किया या नहीं किया। यहां पर क्या होगा, यदि ऑडिट कमेटी ने ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं की देन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसके जस्टिफिकेशन देने पड़ेंगे क्यों वो ऑडिट कमेटी की बात को नहीं मान रहे। नंबर 5 पर स्क्रूटनी ऑफ इंटरकॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। एंड नंबर 6 पर वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और असेट्स ऑफ द कंपनी, जहां पर यह जरूरत है। इसके अलावा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को इवैल्यूएट करना एंड मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स दैट आर बीइंग रेज्ड थ्रू द पब्लिक ऑफर्स एंड द रिलेटेड मैटर्स। मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स दैट आर बीइंग रेज्ड थ्रू द पब्लिक ऑफर्स एंड द रिलेटेड मैटर्स। तो ये ऑडिट कमेटी के फंक्शंस हैं। बड़ा मुश्किल है फाइनल के एग्जाम में ऑडिट कमेटी के फंक्शंस को पूछना, वो भी ऑडिट के पेपर में, बट फिर भी 4 नंबर में पूछा जा सकता है। मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया है तो आप भी लर्न कर लेंगे इन पॉइंट्स को। चलिए, इसके बाद सेक्शन 177 में और क्या क्या बातें कही गई हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑडिट कमेटी की पावर्स का। ऑडिट कमेटी को क्या क्या पावर दी गई है। ऑडिट कमेटी की वेरियस पावर सेक्शन 177(5), 177(6) के अंदर कवर है। सेक्शन 177 सबसेक्शन 5 में ऑडिट कमेटी में कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ ऑडिट एंड देयर ऑब्जर्वेशंस। ऑडिट कमेटी may review the financial statement before the financial statement are being submitted to the board of director. Audit committee may discuss the related issues with the internal and statutory auditor as well as with the management. So ये audit committee के सेक्शन 177 सबसेक्शन 5 में बताई गई पावर है कि वो ऑडिटर से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, ऑडिट के स्कोप के बारे में, ऑडिटर की ऑब्जर्वेशंस के बारे में कमेंट्स मांग सकते हैं। और इसके साथ साथ दे मे रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बीइंग सबमिशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इनसे रिलेटेड मैटर्स के ऊपर वो इंटरनल ऑडिटर से, एक्सटर्नल ऑडिटर से एंड मैनेजमेंट से डिस्कशन कर सकते हैं। अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट, इसके अलावा जो मैटर सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 में बताए गए हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको रेफर किया, उन मैटर्स के ऊपर अथॉरिटी में द ऑडिट कमेटी में investigate. Authority to investigate into any matter in a relation to items that are being specified in section 177 subsection 4 or matter referred to them by the board. Next, section 177 subsection 6, auditor's right to be heard. Auditor of a company and the key managerial personnel, they have a right to be heard in the meetings of the audit committee। किस समय? जब ऑडिट कमेटी इनकी रिपोर्ट को कंसीडर कर रही है, जब ऑडिट कमेटी इज कंसीडरिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट
एट दैट टाइम ऑडिटर रिपोर्ट के किसी मैटर को लेकर यदि ऑडिटर अपनी कोई बात ऑडिट कमेटी के सामने रखना चाहता है, देन ऑडिटर हैज अ राइट टू बी हियर्ड। हाउएवर, इन मीटिंग्स के अंदर उनका वोटिंग राइट्स नहीं होता है। डिस्क्लोजर्स इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, सेक्शन 177 सबसेक्शन 8 इसकी रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन डायरेक्टर्स की रिपोर्ट का पार्ट बनेगा, एंड वेयर एवर ऑडिट कमेटी हैज नॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज नॉट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी, in that case the board is required to give the reasons why they are not considering the recommendations of the audit committee. Where the board had not accepted any recommendations of the audit committee, the same shall be disclosed in such report along with the reasons therefore, thereafter. फिर क्वेश्चन है, एक टॉपिक है एक विजिल मैकेनिज्म का। विजिल मैकेनिज्म लाइक विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, कि कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज उनके कोई ग्रीवियंसेस हैं और वो अपने ग्रीवियंसेस कंपनी के सामने रखना चाहते हैं, तो कंपनी को एक ऐसा विसल ब्लोअर मैकेनिज्म या विजिल मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जिसके थ्रू कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के एम्प्लॉइज या सीनियर मैनेजमेंट अपने जेन्युइन कंसर्न्स को कंपनी के सामने रख सकें। कौन सी कंपनीज में विजिल मैकेनिज्म का होना जरूरी है, विजिल मैकेनिज्म को कहां पर पब्लिश करना जरूरी है, विजिल मैकेनिज्म के रेफरेंस में किन और रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस जरूरी है, वो सब बातें सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10 के अंदर दी गई है। ओके, विजिल मैकेनिज्म किन के लिए है? फॉर द डायरेक्टर्स एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। पर्पस क्या है? टू रिपोर्ट द जेन्युइन कंसर्न और द ग्रीवियंसेस, to report the genuine concern or the grievances. Companies requiring to have the vigil mechanism, किन कंपनीज में विजिल मैकेनिज्म का होना जरूरी है? नंबर 1, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड, अब यहां पर पब्लिक प्राइवेट ऐसी बात नहीं है, एवरी लिस्टेड कंपनी में विजिल मैकेनिज्म का होना जरूरी है। और अनलिस्टेड कंपनीज जिन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं पब्लिक से या फिर बैंक एंड पीएफआई से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो कर रखी है एक्सीडिंग ₹50 करोड़, इन कंपनीज में विजिल मैकेनिज्म का होना जरूरी है। और विजिल मैकेनिज्म से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, विजिल मैकेनिज्म शैल बी डिस्क्लोज्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, यदि कंपनी की कोई वेबसाइट है, एज वेल एज इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। नंबर 2, एंश्योर डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी इन द एप्रोप्रिएट केसेस, एक्सेप्शनल केसेस, जेन्युइन केसेस, जहां पर डायरेक्टर्स डायरेक्टली ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन से मिलना चाहे या कंपनी का कोई एम्प्लॉय ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन से मिलना चाहे इन एप्रोप्रिएट एक्सेप्शनल मैटर्स के अंदर, देन एंश्योर कि उस पर्सन को चेयरपर्सन की डायरेक्ट एक्सेस हो। प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ द पर्संस जो इस विजिल मैकेनिज्म को अवेल कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक पर्सन विजिल मैकेनिज्म को अवेल करके एक कंप्लेंट अपने जेन्युइन कंसर्न्स कंपनी के सामने रखता है और उसी को ही विक्टिम बना दिया जाए। नो, इट शुड बी अवॉइडेड। सो ये चीजें हैं जो हमें सेक्शन 177 के अंदर कवर अप करनी है। सो 177 के अंदर जिन जिन चीजों को हमने कवर अप किया, नंबर 1, किन कंपनीज के अंदर इसके अंदर हमने जो जो चीजें पढ़ी, नंबर 1 पर हमने रिक्वायरमेंट की बात की, नंबर 2 पर हमने कंपोजिशन की बात की, नंबर 3 पर हमने ऑडिट कमेटी के फंक्शंस को कवर अप किया। इसके बाद फिर हमने बात की ऑडिट कमेटी के पावर्स की, ऑडिट कमेटीज की अथॉरिटी की, एंड ऑडिटर के राइट की इन ऑडिट कमेटी मीटिंग्स, देयर आफ्टर डिस्क्लोजर्स इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड विजिल मैकेनिज्म की। नाउ अब जब 177 हमारा कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद अब हम कवर अप करेंगे सेबी LODR रेगुलेशन के अंदर रेगुलेशन नंबर 18 को। अब जब रेगुलेशन नंबर 18 करेंगे, देन साथ साथ एक कंपैरिजन करते चलिएगा हर एक पॉइंट का कि रेगुलेशन 18 में क्या कहा गया
और रेगुलेशन 177 में क्या कहा गया, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जिनकी ये तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो रही हो, उन कंपनीज के अंदर ऑडिट कमेटी का होना जरूरी है। इन कंपनीज के अंदर तो इन रेगुलेशंस की कंप्लायंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, बट जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है वहां पर इनका कंप्लायंस भी जरूरी है, इसका कंप्लायंस भी जरूरी है। ये पेरेंट लॉ है, ये रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं। सो कंपेयर करते चलेंगे, बट इस कंपैरिजन से पहले एक बार क्या हम जल्दी से 177 के क्वेश्चंस देख लें। एग्जाम में क्या कोई क्वेश्चन आया हुआ है? नहीं, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला एग्जाम में इसका 177 के ऊपर। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन, ये एक क्वेश्चन कभी बहुत पहले प्रैक्टिस मैनुअल में था। मेन इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं फिर वो आपको मिलेंगे सेबी एलओडीआर के ऊपर। चलिए फिर सेबी एलओडीआर की शुरुआत करते हैं। रेगुलेशन नंबर 18, कितनी रेगुलेशंस हैं वो जो हमें कवर अप करनी है? 17 से लेकर 27 तक, 17 से 27 तक। इसमें से एक रेगुलेशन जो हम आज कवर अप करने वाले हैं वो है रेगुलेशन नंबर 18। रेगुलेशन नंबर 18 सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं इस रेगुलेशन के साथ। नंबर 1, ऑडिट कमेटी shall have minimum 3 directors as the member. Now, simultaneously compare करते चलिए। सेक्शन 177 के अंदर भी क्या प्रोविजन था? 3 डायरेक्टर का, तो यहां तो इशू हुआ रिजोल्व। 2/3 of the members of audit committee shall be independent director, यहां पर था मेजॉरिटी। सो यदि मैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करूं तो यहां पर मेजॉरिटी की जगह 2/3 का कंप्लायंस करा दो। जब 2/3 का कंप्लायंस हो गया तो मेजॉरिटी तो अपने आप हो गया। 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नोट, इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिन कंपनीज में सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, उन कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। अच्छा, अब ये होते क्या हैं? इक्विटी शेयर्स जिनके राइट्स ऑर्डिनरी शेयर्स से ज्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन जिसको हम प्रमोटर के नाम से जानते हैं, उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद जब उसने शेयर्स लिस्ट कराए अपने, उसके शेयर्स पब्लिक डीलिंग के लिए आ गए, पब्लिक में भी शेयर्स आ गए। अब हुआ क्या, जैसे ही शेयर्स पब्लिक में भी आ गए, शेयर्स के ऊपर आपने कहा इक्वल वोटिंग राइट्स। यदि एक शेयर पर एक वोट हो तो ऐसी सिचुएशन में कई बार प्रमोटर्स जो डिसीजंस लेना चाहते हैं कंपनी की इनिशियल स्टेज के दौरान, वो नहीं ले पाते। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी लॉ में एक प्रोविजन आ गया था, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सेबी के अंदर भी प्रोविजन आ गया सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स का, जिसमें कहा गया कि सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर में 10 टाइम्स तक के वोटिंग राइट हो सकते हैं, और इन जनरल ये शेयर मैक्सिमम 5 इयर्स तक के लिए अलॉट किए जा सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर इन सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स को भी आपको ऑर्डिनरी राइट, जो नॉर्मल राइट्स हैं, उन शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, इनको आप लिस्ट नहीं करा सकते। लिस्टिंग किसकी होगी? ऑर्डिनरी शेयर्स की। मान लीजिए कंपनी में 10 लाख शेयर हैं, 10 लाख में से 2 लाख चले गए सुपीरियर राइट के, 8 लाख चले गए ऑर्डिनरी शेयर्स के। 8 लाख इनकी तो लिस्टिंग अभी हो जाएगी, 2 लाख की लिस्टिंग अभी नहीं होगी। 2 लाख ये सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है, एक शेयर के ऊपर 10 टाइम्स तक का वोटिंग राइट है एक शेयर पर। नाउ अब होगा क्या, इस केस में 5 साल तक ये आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट है, आउटस्टैंडिंग है, जब तक ये शेयर ऑर्डिनरी राइट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। तो जिन कंपनीज में सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है,
ऐसी कंपनीज की ऑडिट कमेटी में तो सारे के सारे मेंबर्स कौन हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कंपनी लॉ के अंदर तो नहीं है, कंपनी एक्ट के अंदर नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट। यहां पर क्या कहा गया था, मेजॉरिटी मेंबर्स मस्ट बी द पर्संस who are having the ability to read and understand the financial statement। majority, इसमें क्या कहा गया, all members shall be financially literate। जब all financially literate हो गए तो ये कंडीशन तो ऑटोमेटिकली पूरी हो गई। and at least one member shall have accounting or related financial management expertise। एक पर्सन एक्सपर्टीज हो इन चीजों का। आगे बढ़ते हैं। चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऐसा कोई प्रोविजन 177 के अंदर नहीं है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर लो, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। 177 में ऐसी कोई बात है ही नहीं। चेयरपर्सन शैल बी प्रेजेंट एट द एजीएम टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरीज। ऑडिट कमेटी एट इट्स डिस्क्रिशन shall invite the finance director, head of internal audit, and a representative of statutory auditor and any other executive to be present at the meeting of the committee। Now, अब मीटिंग ऑफ द कमेटी के रेफरेंस में यदि मैं सेक्शन 177 की बात करूं, इसमें कहा गया कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स में जब ऑडिटर रिपोर्ट कंसीडर की जा रही है, देन ऑडिटर एंड द की मैनेजरियल पर्सन दे हैव अ राइट टू बी हियर्ड इन रिलेशन टू दिस ऑडिटर्स रिपोर्ट। इन एडिशन टू दिस, ऑडिट कमेटी की पावर है, दे मे कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर, दे मे रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे मे डिस्कस द रिलेटेड इशू विद द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर। लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि ऑडिट कमेटी अपनी मीटिंग्स के अंदर किन किन पर्संस को बुला सकती है। नंबर 1, फाइनेंस डायरेक्टर को, हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिटर को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड अदर सच एग्जीक्यूटिव, जो उनको लगता है कि मीटिंग में बुलाने जरूरी है किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए। तो ऐसा रिलेटेड प्रोविजन 177 में तो है ही नहीं। कंपनी सेक्रेटरी शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ दिस कमेटी, ऐसा रिलेटेड प्रोविजन भी सेक्शन 177 के अंदर नहीं है। सो डिफरेंस वाले जो पॉइंट देखे, ये न्यू पॉइंट हो गया, ये भी न्यू पॉइंट है, ये भी न्यू पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट तो 177 के अंदर एज सच है ही नहीं, तो इनकी तो कंप्लायंस नहीं करनी है। हाँ, 3 डायरेक्टर, ये दोनों में सेम है। वहां मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट, यहां 2/3 इंडिपेंडेंट। कंपनीज हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, ऑल मेंबर्स शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये एक अलग रिक्वायरमेंट हो गई। फिर ऑल मेंबर्स they must be financially literate and at least one, एक member shall have accounting or related financial management expertise। वहां पर कहा गया था majority of the members including the chairperson shall have the ability to read and understand the financial statement। तो यदि इसका compliance कर दोगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीटिंग्स ऑफ द ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी की मीटिंग, इसके ऊपर भी 177 में कोई प्रोविजन नहीं है। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर प्रोविजन है। तो जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है, क्यों, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 6 ऑफ कंपनीज मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल 2014, मींस जिन कंपनीज की पेड अप कैपिटल टर्नओवर या फिर आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट थ्रेश होल्ड की लिमिट्स को, जो थ्रेश होल्ड की लिमिट है 10 करोड़ की, 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, उस लिमिट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इन दैट केस ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट आ गई। बेशक वो कंपनी क्या है, अनलिस्टेड है। तो ऐसी कंपनीज में क्या ये प्रोविजन अप्लाई होगा ना, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोविजन किसके लिए है, जो मैं सेबी की रेगुलेशंस आपको बता रहा हूं, वो प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ किन पर अप्लाई होता है, लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर अप्लाई होता है। ऑडिट कमेटी शुड मीट एट लीस्ट 4 times in a year। ऑडिट कमेटी साल में 4 बार मिलेगी और 2 मीटिंग्स के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जो जनरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वही बात यहां लिखी गई है, बट यहां पर बात हुई है मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी, नॉट द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। The audit committee should meet at least 4 times in a year and not more than 120 days shall elapse between 2 meetings। Quorum,
shall be either 2 member or 1/3 of the members of audit committee, whichever is greater. But there should be a minimum of 2 independent members present. So quorum क्या हुआ? 2 और 1/3 whichever is greater, जो दोनों में ग्रेटर है, बड़ा है, लेकिन मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। इनके ऊपर केस स्टडीज बन सकती हैं और शायद से एग्जाम में आई हुई भी हैं। अभी इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर देख लेंगे। नाउ इसके बाद फिर आगे लर्निंग वाला पॉइंट आ गया, पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में एक्सरसाइज फॉलोइंग पावर्स इन एडिशन टू अदर। क्या क्या पावर ऑडिट कमेटी एक्सरसाइज कर सकती है? ऑडिट कमेटी में इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद इन इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस। ये बात तो ध्यान हो तो सेक्शन 177 सबसेक्शन 6 में भी लिखी गई थी। ऑडिट कमेटी में इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर इन अ रिलेशन ऑफ द आइटम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 177(4) और रेफर्ड बाय द बोर्ड। चलो नंबर 2, to seek the information from any employee, to obtain outside legal or other professional advice, or to secure attendance of the auditors with the relevant expertise. ये 4 पावर्स हैं ऑडिट कमेटी की। To investigate, to seek information, to obtain outside legal or professional advice, and to secure attendance of outsiders having relevant expertise. Thereafter, ऑडिट कमेटी का रोल शेड्यूल नंबर 2 के, शेड्यूल 2 किसका? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन मीन सेबी LODR रेगुलेशन 2015 का, उसके पार्ट नंबर C के अंदर ऑडिट कमेटी का डिटेल्ड रोल दिया गया है। अब क्या वो रोल कवर अप करने की जरूरत है? मैं उस रोल को आपको एक बार बुक में से दिखा देता हूं। बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी पार्ट C ऑफ शेड्यूल 2। क्या ये एग्जाम में आ सकता है? आ सकता है। कितने नंबर का आ सकता है? 4 नंबर का। तो क्या सर इसको याद करना जरूरी है? नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो आपने 177(4) में फंक्शंस पढ़े हैं ऑडिट कमेटी के, वो इसमें भी लिखे गए हैं। तो यदि आपने 177(4) वाले फंक्शंस को याद कर लिया तो ये भी इसके अंदर कवर है। जैसे देखो एक पॉइंट, क्या ये उसमें था? रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर था। अच्छा, क्या ये पॉइंट आपने पढ़ा? रिव्यू, कि किस चीज को रिव्यू करना? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड फॉर अप्रूवल। क्या ये पॉइंट आपने पढ़ा था 177(4) में? रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। क्या ये पॉइंट भी पढ़ा था? अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विद द रिलेटेड पार्टी, स्क्रूटनी ऑफ इंटरकॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और असेट्स ऑफ द कंपनी वेयर एवर इट इज नेसेसरी, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिव्यूइंग। अच्छा ये तो नहीं था। एंड यूज ऑफ मनी वाला पॉइंट तो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, बट यदि लिख दोगे तो कोई दिक्कत है? लिख दोगे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब इसमें से एक काम आप जरूर करेंगे, और जो इसका ये पॉइंट नंबर 4 है ना, ये आप जरूर कवर कर लेना बुक में से। मैं नोट्स में भी आपको लिखवा देता हूं, सेल्फ स्टडी फ्रॉम मेन बुक, पॉइंट नंबर 4, इसको आप लर्न कर लेना बस। बाकी पॉइंट आप एक बार को छोड़ देना। क्यों? अदर पॉइंट्स वो आप 177(4) वाले लिख देना, सेक्शन 177(4) वाले। पॉइंट नंबर 4 लर्न कर लेना। चलो मैं एक बार आपको पॉइंट नंबर 4 रीड करा दूं। ऑडिटर को ऑडिट कमेटी को जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो बोर्ड को सबमिट करनी है, ऑडिट कमेटी उनको रिव्यू करेगी, और रिव्यू करते वक्त किन चीजों पर अपना फोकस रखेगी? नंबर 1,
जो मैटर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर हैं, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर शामिल होने हैं उन मैटर के ऊपर। ये मैंने आपको करवाया था, जो कंपनी ऑडिट का हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 के अंदर, जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, गोइंग कंसर्न को लेकर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को लेकर, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर सारी बातें की गई थी, क्या क्या चीजों की डायरेक्टर की जिम्मेदारी है और डायरेक्टर्स ने अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया है। तो उन सारे मैटर्स को रिव्यू करना है। नंबर 2, अकाउंटिंग पॉलिसीज में, प्रैक्टिसेस में ड्यूरिंग द पीरियड कोई चेंज हुआ है उनको रिव्यू करो। मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज इन्वॉल्विंग एस्टिमेट्स विच आर बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट उनको रिव्यू करो। सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके कारण, जो ऑडिटर की फाइंडिंग्स या ऑडिटर ऑब्जर्वेशंस के कारण आई है। कंप्लायंस विद लिस्टिंग एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड क्वालिफिकेशंस इन द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये जो मैटर बताए गए हैं 7 मैटर, इनको ऑडिटर को प्राइमरीली फोकस करना है किस समय, व्हेन दे आर रिव्यूइंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर बीइंग सबमिटेड टू द बोर्ड। So audit committee is required to review along with the management the financial statement, annual financial statement before submission to the board, और जिसमें उनका प्राइमरी फोकस किन किन बातों के ऊपर हो। नंबर 1, वो मैटर जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर आने हैं। नंबर 2, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विच आर बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट जजमेंट्स, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में की गई हैं ऑडिट फाइंडिंग्स के कारण, ऑडिटर की कोई भी क्वालिफिकेशन जो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डाली गई है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर, कंप्लायंस विद लीगल एंड अदर दैट इज कंप्लायंस विद लीगल एंड अदर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग एंड अदर लीगल कह लो, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंसेस। इन मैटर्स के ऊपर ऑडिट कमेटी का प्राइमरी फोकस रहना चाहिए। इसके अलावा बाकी फंक्शंस छोड़ दो। सेक्शन 177(4) वाले पॉइंट आपने याद करे ही हैं, वो सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंडेटरी रिव्यू एरिया ऑफ ऑडिट कमेटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑडिट कमेटी को कौन कौन से एरियाज में मैंडेटरली रिव्यू करना है। नंबर 1, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। अब ये क्या है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस। शेड्यूल 5 के अंदर जब हमारी एनुअल रिपोर्ट बनती है ना, उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट में बताया गया है आपको एक एमडीए स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, इस स्टेटमेंट को देना है। और इस स्टेटमेंट के कंटेंट क्या क्या होंगे, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, सेगमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, आउटलुक, रिस्क एंड कंसर्न, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देयर एडिक्वेसी, डिस्कशंस ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मटेरियल डेवलपमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्स और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, details of significant changes in various ratios like debtor turnover, inventory turnover, interest coverage, current ratio, debt equity ratio, operating profit margin, net profit ratios, detail of any change in return on net worth। ये सारा एक तरीके का मैनेजरियल रिपोर्टिंग है। तो ऐसी रिपोर्टिंग की डिमांड की गई है एनुअल रिपोर्ट के अंदर बाय सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के शेड्यूल नंबर 5 के पार्ट नंबर बी में। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये आपकी बुक में जो मिसलेनियस वाला टॉपिक है ना, उसके अंदर लगा हुआ है। आप भी एकदम कहोगे कि मैंने बुक से दिखा दिया है कहां, ये तो बताया ही नहीं। ये आपकी बुक में पेज नंबर 11.24 पर लगा हुआ है। टॉपिक नंबर तो काफी पहले है, कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। हो सकता है आपकी बुक में 1-2 पेज आगे पीछे हो, क्योंकि आपके पास बुक का पता नहीं कौन सा एडिशन आएगा, जो भी लेटेस्ट एडिशन है वो आएगा। जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर
मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस लगाया जाता है फाइनेंशियल कंडीशंस का एंड फाइनेंशियल एंड बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट का, उनका एक मैंडेटरी रिव्यू करना है ऑडिट कमेटी को। नंबर 2, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो सिग्निफिकेंट है उनकी स्टेटमेंट को रिव्यू करना है। स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किसने सबमिट की? मैनेजमेंट ने। लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इशू की है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग SA 265। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, तो देखो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल वीकनेस पर रिपोर्ट किया, उसको भी आप रिव्यू करेंगे। इंटरनल ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस पर रिपोर्ट दी, उसको भी आप रिव्यू करेंगे। इसके अलावा आपको क्या रिव्यू करना है? अपॉइंटमेंट रिमूवल्स एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर एंड स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस। अब स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस क्या है? 2 स्टेटमेंट हैं, एक क्वार्टरली स्टेटमेंट होती है, एक एनुअल स्टेटमेंट। क्वार्टरली स्टेटमेंट के अंदर आप उन डेविएशंस को रिपोर्ट करते हैं जो एज पर द रेगुलेशन नंबर 32 आपने स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट की है। अच्छा, रेगुलेशन नंबर 32 स्टॉक एक्सचेंज को जो डेविएशन आप सबमिट करते हैं वो ये है। 2 तरह की डेविएशन है। टॉपिक नंबर 11.7 में हम इसको कवर अप करेंगे जब सेबी LODR रेगुलेशन लेंगे, जिसमें डेविएशन आ गई यूज ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। जब भी आपने कोई भी पब्लिक इशू निकाला, राइट इशू निकाला, तो आप ऑब्जेक्ट बताते हैं किस पर्पस के लिए फंड्स को रेज किया जा रहा है, लेकिन आपने उस पर्पस के लिए फंड्स को यूज नहीं किया, डेविएशन की, ओके, उसकी एक क्वार्टरली स्टेटमेंट आपको देनी है। इसके अलावा एक डेविएशन किस चीज की है? कैटेगरी वाइज वेरिएशन बिटवीन प्रोजेक्टेड यूटिलाइजेशन एंड एक्चुअल यूटिलाइजेशन, तो इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ आप डेविएशन का मतलब समझ जाओ। डेविएशन मींस जो डेविएशन है इन बिटवीन प्रपोज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स वर्सेस एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसकी एक क्वार्टरली स्टेटमेंट और एक एनुअल स्टेटमेंट। क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस इंक्लूडिंग report of monitoring agencies submitted to stock exchange in terms of regulation number 32 और दूसरी annual statement of funds utilized for purposes other than those which are stated in the offer document। so ऑडिटर को ऑडिट कमेटी को किन किन चीजों को मैंडेटरली रिव्यू करना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस जो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 5 एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनता है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस किसका? फाइनेंशियल कंडीशंस एंड रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस का। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सबमिटेड बाय द बोर्ड। नंबर 3, लेटर ऑफ वीकनेस इशूड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस। अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर एंड 6th स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन। डेविएशन की स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट, एक क्वार्टरली स्टेटमेंट और दूसरी एनुअल स्टेटमेंट। क्वार्टरली स्टेटमेंट जो स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट होती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन 32, एनुअल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द फंड्स यूटिलाइज्ड फॉर पर्पसेस अदर देन दोज मेंशन्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। नाउ अब इस रेफरेंस में एक छोटा सा नोट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ऑडिटर शुड असर्टेन फ्रॉम द मिनट्स बुक्स ऑफ द ऑडिट कमेटी एंड अदर सोर्स, क्या ऑडिट कमेटी ने इन इंफॉर्मेशंस को रिव्यू किया है या नहीं किया। यदि उसको लगता है कि हां ऑडिट कमेटी ने रिव्यू के दौरान कोई एडवर्स फाइंडिंग्स ऑब्जर्व की थी, इफ एनी एडवर्स फाइंडिंग इज बीइंग नोटेड बाय द ऑडिट कमेटी व्हाइल रिव्यूइंग दीज मैटर्स, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर कि मैनेजमेंट ने इनको सुटेबली अपनी रिपोर्ट, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट मैनेजमेंट बनाती है, उस रिपोर्ट के अंदर इनको एप्रोप्रिएटली डील किया है मैनेजमेंट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है।
और एग्जाम में आया हुआ है, क्या आया हुआ होगा तभी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। एक दो बार स्टेट द मैंडेटरी रिव्यू एरियाज ऑफ ऑडिट कमेटी। मे 12 के एग्जाम में भी है और मे 20 की आरटीपी में। नवंबर 18 लिस्ट फ्यू डॉक्यूमेंट्स दैट रिक्वायर मैंडेटरी रिव्यू बाय ऑडिट कमेटी। क्या क्या चीजें हो गई, शॉर्ट फॉर्म में याद करें तो नंबर 1 मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सबमिटेड बाय द मैनेजमेंट। नंबर 3 लेटर ऑफ वीकनेस ऑन इंटरनल कंट्रोल इशूड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट किसके ऊपर, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस के ऊपर। इसके बाद अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल किसका, चीफ इंटरनल ऑडिटर का। एंड देयर आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, कितनी, 2, एक क्वार्टरली और दूसरी एनुअल। किन चीजों की, एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड वर्सेस द प्रपोज्ड यूटिलाइजेशंस की। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के अंदर ऑडिटर का क्या रोल है। ऑडिटर को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस के ऊपर एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि क्या जो रेगुलेशन नंबर 18 के अंदर रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की, ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन को लेकर, ऑडिट कमेटी को नेसेसरी पावर्स देने की बात को लेकर, ऑडिट कमेटी के द्वारा अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने को लेकर, ऑडिट कमेटी के थ्रू मैंडेटरी रिव्यू एरियाज का रिव्यू लेकर, क्या वो सब चीजें कंप्लाई हुई हैं या नहीं हुई हैं, इनके ऊपर ऑडिटर को एग्जामिनेशन करनी है ताकि वो अपनी कंप्लायंस सर्टिफिकेट जब दे तो उसके अंदर एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग कर सके। तो इन रिलेशंस में ऑडिटर करेगा क्या, ऑडिटर कम्युनिकेट्स विद द ऑडिट कमेटी ऑन की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इश्यूज जो उसकी जजमेंट में सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैरी करते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया, communication and discussion with the audit committee on the significant accounting and auditing matters. Number 2, addresses any question, concern, grievance that is being raised by the audit committee. उनको एड्रेस करना, ऑडिट कमेटी ने अपने कंसर्न रेज किए बट बोर्ड ने उनको माना नहीं, तो ठीक है, ऑडिट कमेटी की बात को नहीं मान रहे बट ऑडिटर की रिपोर्ट उसके ऊपर तो चिंता होगी आपको। assist and advise the audit committee किस लिए, on improving corporate governance, oversight of financial reporting process, implementation of accounting policies and practices। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं सिर्फ ऑडिट कमेटी को एडवाइस दे सकता हूं, यह काम ऑडिट कमेटी का और कंपनी की मैनेजमेंट का है। कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैं इन मैटर्स के ऊपर ऑडिट कमेटी को असिस्ट कर सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, एडवाइस दे सकता हूं, बट ड्यूटीज इन सब चीजों की ऑडिट कमेटी, कंपनी के बोर्ड, कंपनी की मैनेजमेंट उनकी है, मेरी नहीं है। मैनेजमेंट एंड ऑडिट कमेटी को असिस्ट करिए सो दैट दे मे डिस्चार्ज देयर फंक्शंस एज टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इफेक्टिवली। सो ऑडिटर का रोल क्या है ऑडिट कमेटी के रिलेशन में, ऑडिट कमेटी से डिस्कस करना की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर पर, ऑडिट कमेटी के क्वेश्चंस, कंसर्न्स उनको एड्रेस करना, ऑडिट कमेटी को असिस्ट करना, एडवाइस करना इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लायंसेस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। टू असिस्ट द मैनेजमेंट एंड ऑडिट कमेटी किस लिए, टू एनेबल देम to discharge their functions as to ensuring corporate governance effectively। तो वही पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था अभी कि ऑडिटर का रोल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ड्राइव करना नहीं है डायरेक्टली, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान ऑडिटर में प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन असिस्टिंग द मैनेजमेंट टू एंश्योर बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेटर स्टैंडर्ड्स को
एस्टैब्लिश करने में मैनेजमेंट की मदद कर सकते हैं। इसके अंदर लर्निंग वाला ही पार्ट है सारा। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हुए हैं। नवंबर 8 में क्वेश्चन आया था, मेन फीचर्स ऑफ क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी दैट इज बीइंग सेट अप अंडर द रेगुलेशन 18 हो जाएगा। इसके अलावा फिर आ गया था क्वेश्चन, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, ये आया हुआ है बहुत बार। नवंबर 13 में, नवंबर 18 आरटीपी, नवंबर 19 के एग्जाम में भी आ गया। डी लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैज 6 मेंबर इन इट्स ऑडिट कमेटी। मिनिमम कितने चाहिए? 3। Due to recession conditions in India, the revenue of the company is going down and there is a slowdown in other activities. Therefore, it is expected that there would not be significant work for the members of the audit committee. Considering the overall recession and the economy, member decided unanimously to meet only once at the year end. गलत। एक साल में कम से कम 4 मीटिंग और 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। They reviewed monthly information system of the company and found no error. They are required to review mandatory review area. mandatory review area के अंदर 6 पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट से? मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। नंबर 3, लेटर ऑफ वीकनेस इशूड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस एंड अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर एंड स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप मंथली इंफॉर्मेशन को रिव्यू करोगे तो काम चल जाएगा। देयर आर मैंडेटरी रिव्यू एरियाज। एज एन ऑडिटर, how would you consider the decision taken by the audit committee to hold the meeting once in a year is complying with LODR? No, it is a non-compliance, it is a violation. Also state the quorum requirement for such meeting, 2 member or 1/3 whichever is higher, subject to minimum 2 independent directors. Decision taken to conduct meeting once in a year and review of only monthly financial information system is not in line with the regulation 18. डिटेल दे देंगे आप पूरी। May 14 का क्वेश्चन देख लीजिए। मिस्टर यू एक रिस्पेक्टेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ही वाज रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ द मेजर कॉर्पोरेट्स इन इंडिया टू ज्वाइन इट्स बोर्ड एंड आल्सो एज अ चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी। ही एक्सप्रेस्ड हिज एप्रीहेंशन दैट ही इज नॉट हैविंग द रिक्विजिट एक्सपीरियंस। मिस्टर यू आपकी एडवाइस चाहते हैं ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, तभी ये कहा था मैंने, इन पॉइंट्स को याद कर लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ है अलग से। किन मैटर्स का रिव्यू करते वक्त एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्राइमरी फोकस किन किन चीजों पर है? द मैटर दैट आर बीइंग एड्रेस्ड इन द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स, एनी चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स। और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स क्यों? ऑडिट फाइंडिंग्स के कारण। एंड क्वालिफिकेशंस इन द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, कंप्लायंस विद लिस्टिंग एंड अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये सब चीजें ये याद करनी है, ये इस क्वेश्चन में आ जाएंगी। आगे पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिस्कस कर चुका हूं। कमेंट ऑन द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू बी इशूड बाय फॉर ए लिस्टेड कंपनी। 10 डायरेक्टर हैं, 5 मीटिंग हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर। 1 अप्रैल 19, 1/6/2019, 1 सितंबर 2019, 3 जनवरी 2020, 25 मार्च 2020। अब यहां पर ये तो लिखा नहीं कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, जनरली तो हम देखते हैं कैलेंडर ईयर, बट 1 अप्रैल से पहले ड्यूरिंग द ईयर, बस इनके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर लिया है, जो गलत है, कैलेंडर ईयर होता है वैसे तो ये। बट चलो ठीक है, मैं इस बात पर नहीं जा रहा क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, एक नवंबर 18 के एग्जाम में और दूसरा आरटीपी के अंदर। तो इन्होंने इस बात को तो उठाया नहीं कि कैलेंडर ईयर होता है, तो मैं भी नहीं उठा रहा। दूसरी बात, इन्होंने कहा अप्रैल से जून के बीच का गैप 120 डेज से कम, जून से सितंबर का गैप 120 डेज से कम, सितंबर से 3 जनवरी का गैप 120 डेज से ज्यादा का हो गया। ये 1 सितंबर था, ये 3 जनवरी है, 120 डेज से ज्यादा का गैप है। एक तो ये प्रॉब्लम है। 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जिसमें से एक ने रिजाइन कर दिया, ए न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये अपॉइंट हुआ। अब
इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का, जिसमें हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन को पढ़ेंगे। चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी डिड नॉट अटेंड द एजीएम, ये अभी पॉइंट पढ़ाया था। चेयरमैन मस्ट अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी को एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करना है टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरीज। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट वाज ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिट कमेटी ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टर 1 की इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट में सीरियस इरेगुलरिटीज है एज टू द इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ऑक्शन। एजेंडा में इस बात को कंसीडर नहीं किया गया। मैंडेटरी रिव्यू एरिया है, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस के ऊपर यदि इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट है तो उसको ऑडिट कमेटी को मैंडेटरी रिव्यू करना होता है, जो यहां पर नहीं किया जा रहा। ये क्वेश्चन थे हमारे रेगुलेशन नंबर 18 से रिलेटेड। तो इस लेक्चर में मैंने जो जो चीजें आपको कवर अप करा दी वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक एस्पेक्ट, देयर आफ्टर सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन मीन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में से एक रेगुलेशन कराई है आज मैंने सिर्फ आपको, एंड दैट इज ऑडिट कमेटी रेगुलेशन, दैट इज रेगुलेशन नंबर 18। इसके क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक से जरूर प्रैक्टिस करिएगा, बट मैंने कोशिश किया काफी क्वेश्चंस को कवर अप करने की, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। तो इस लेक्चर को यहीं पर करेंगे ओवर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में रेगुलेशन नंबर 17, 19, 20 इनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।